पॉइंट लेने पड़ते हैं। अरे जिसको अपना भोजन ऊर्जा नहीं दे पा रहा, उसके लिए बाकी बाहरी चीज़ें क्या सपोर्ट करेंगी। और इस टाइम का सबसे अच्छा फॉलो करते हैं सारे मुनि महाराज अथवा पशु पक्षी। सुबह उठते ही चरना प्रारंभ कर देते हैं, दोपहर में जुगाली करते हैं, एक बार फिर शाम को चरते हैं, रात को जुगाली करते हैं। पशु पक्षी की बात हो गई। और मुनि महाराज एक ही टाइम लेते हैं, सुबह सनराइज होने के 4 घंटे के दरमियान वो ले ही लेते हैं। तब तो एक बार का खाया हुआ 24 घंटे एनर्जी देता है। अंतराय आ जाए तो 48 घंटे देता है, और आ जाए तो और देता रहता है। और एक आम आदमी दिन में 10 बार खाने के बाद भी एनर्जी लेस महसूस करता है। क्यों? आप अपने भोजन से एनर्जी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उस समय, जिस समय आंच धीमी है, उस समय आप ज़्यादा डाल देते हैं तो कच्चा रह जाता है, और जिस समय आग बहुत तेज चल रही है उस समय आप कम डाल देते हैं तो वो क्षुण्ण हो जाता है। सुबह जठराग्नि तीव्र है तो आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मतलब जब ज़्यादा अग्नि है उस समय कम डालते हैं तो सब वो जल जाता है। और दोपहर में जठराग्नि मंद हो गई, उस समय आप हैवी भोजन कर लेते हैं तो वो कच्चा रह जाता है। फिर ऐसे ही शाम को करते हैं, जिस समय जठराग्नि है तो उस समय स्नैक्स कर लेते हैं, और फिर रात को जब बिल्कुल मंद बढ़ चुकी उस समय आप डिनर कर लेते हैं। पहली बात तो डिनर शब्द का अर्थ जो रात्रि भोजन आपने मान रखा है, पहले किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख लो, कहीं भी डिनर शब्द का अर्थ रात्रि भोजन आपको मिलेगा ही नहीं। द मेन मील ऑफ द डे आइदर आफ्टरनून और इवनिंग इज कॉल्ड डिनर। कभी आपने देखी डिनर की परिभाषा किसी डिक्शनरी में? हाँ, आजकल की एकाध कोई नई डिक्शनरी में बात भली लगती हो, लेकिन जो भी पुरानी डिक्शनरीज हैं जो आपके घरों में पुस्तक वाली हैं, नेट वाली छोड़ देना, पुस्तक वाली, उसमें ही लिखे मिलेगा आपको द मेन मील ऑफ द डे आइदर आफ्टरनून और इवनिंग इज कॉल्ड डिनर। कि दिन का मुख्य भोजन दोपहर का अथवा शाम का भोजन, इसका नाम डिनर है। और आप लोग क्या मानते हैं? कैंडल लाइट में होने वाला भोजन का नाम डिनर है। मतलब जिन्होंने डिनर शब्द बनाया है वो भी नहीं चाहते थे कि तुम रात में भोजन करो, लेकिन डिनर का मतलब हम मानने लग गए हैं मध्यम लाइट में होने वाले भोजन का नाम डिनर है। मतलब कितना हम अपने आप से लापरवाह और केयरलेस हैं, सोचिए आप। और इसके बाद ब्रेकफास्ट शब्द अपने आप में बताता है पहले रात में फास्टिंग करो, फिर उसको सुबह ब्रेक करो, तब जाके ब्रेकफास्ट होगा। अब जिसमें रात में फास्टिंग हुई नहीं तो क्या ब्रेकफास्ट करेंगे? वो जो रात भर चलते रहे, निशाचर बनते रहे, उनके लिए ब्रेकफास्ट की आवश्यकता है ही क्या? अब लोग कहने लग गए हैवी ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कह ही क्यों रहे हो उसको? और हैवी अब क्यों? सुबह जठराग्नि ज़्यादा है तो हैवी ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट क्यों बोल रहे? उसको लंच बोलो ना। सुबह सनराइज होने के बाद 4 घंटे का जो समय है वही तो आपका लंच का समय है, वही तो आपका भोजन का समय है, उसको हैवी क्यों? ब्रेकफास्ट नाम अलग करो। और ये 2 बार जब साधु एक बार का लिया हुआ 24 घंटे एनर्जी लेने लायक बना देते हैं, है तो इंसान वो भी, ये तो इंसान के शरीर है, इसको भी तो देना भाड़ा आवश्यक होता है, लेकिन किस तरीके से देते हैं ये टेक्निक साधु के पास है। तब तो एक बार का लेने के बाद भी तुम 10 बार बुलवा भी लो, तपस्या भी करवा लो, सब कुछ करा लो, तो भी उनको एनर्जी फील होती रहती है। और तुम यदि एक बार थोड़ा सा कुछ काम करने लग जाओ ना, भोजन करके भी जाओ, थोड़ा सा कैन उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, थक गए, फिर आराम करने लग जाते हो। और ये क्यों हो रहा है? ये दोनों कारणों से हो रहा है। एक साइंस ऑफ स्लीपिंग फॉलो नहीं करने से भी हो रहा है, और एक साइंस ऑफ ईटिंग फॉलो नहीं करने से भी हो रहा है। क्यों? लेट नाइट वर्कआउट करने से हमारे शरीर में वात बढ़ता है। वात समझते हैं? वात, पित्त और कफ, ये 3 ही हैं हमारे पास शरीर को बैलेंस करने के लिए, त्रिदोष माने जाते हैं। वात यानी कि गैसेस, पित्त यानी कि एसिड, और कफ तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। इन तीनों का बैलेंस है वही व्यक्ति स्वस्थ है, और जिनका बैलेंस नहीं है वो कितना भी स्वास्थ्य के लिए प्रयास करता रहे वो अस्वस्थ ही माना जाएगा। तो कैसे रात को लेट नाइट वर्कआउट करेंगे तो आपको बात बढ़ेगा, और बात जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ पर पेन पैदा करता है। ये हेडेक है, बैक पेन है, नी पेन है, जॉइंट्स पेन है। पेन क्या है? क्या हमारे बॉडी की ऑर्गन यहाँ से वहाँ भाग गए क्या? हैं तो वहीं। तो फिर पहले पेन नहीं हो रहा था, अब क्यों होने लगा? क्योंकि वहाँ पर बात उसको पुश कर रही है। हाथ पैर पूरा टूट रहे हैं तो पक्का पूरे शरीर में आपका बात फैल चुका है। क्यों? या तो आप लेट नाइट जाग रहे हैं,
लेट नाइट जाग रहे हैं तो भी बात बढ़ रहा है, अथवा आप साइंस ऑफ ईटिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप जिस समय जठराग्नि ज़्यादा होती है, सनराइज होने के 4 घंटे उस समय या तो आप सोए होते हैं अथवा आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो भी वहाँ पर गैसेस तैयार होती हैं। और जिस समय जठराग्नि मंद पड़ गई दोपहर में, उस समय मध्य आंच पे ज़्यादा डालेंगे तो वो कच्चा रह जाता है, तो भी गैसेस होती हैं। तो आपके पूरे दिन भर आपको लगता है कि हम कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, पूरे शरीर में बात बढ़ चुका है जो आपको हाड़ वुडन पैदा कर रहा है। कोई दबाता रहे, कोई मसलता रहे, कोई कूटता रहे, कोई निचोड़ता रहे, ऐसा लगता ना, ये मतलब ही चिन्ह है कि आपके शरीर में बात का बहुत प्रकोप बढ़ चुका है। और वो क्यों बढ़ चुका है? आपकी इर्रेगुलर रूटीन के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से। तो अब ये कैसे करें? तो आप साइंस ऑफ स्लीपिंग फॉलो करो और साइंस ऑफ ईटिंग फॉलो करो। अब बच्चे आते हैं, बच्चों का टाइमिंग ऐसा लग रखा है आप लोगों ने, उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं जिन स्कूलों में हिंदी बोलने पर पाबंदी हो। वो गोरे अंग्रेज चले गए, एक काले अंग्रेज पैदा हो गए। अरे उस समय भी सन 47 के पहले भी भारत जैसे देश में हिंदी बोलने पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन ये काले अंग्रेजों ने यदि हमारे बच्चे यदि स्कूल में हिंदी बोल देंगे तो उनको फाइन लगेगा, और ऐसा मान करके आप अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। अरे पूछने जाओ उन अंग्रेजों से कि भारत में यदि कोई भारत का बच्चा हिंदी नहीं बोलेगा तो कब हिंदी बोलने के लिए ब्रिटेन जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? और तुमने यदि ऐसे स्कूलों में जहां पर हिंदी बोलने पर फाइन लगता है, तुमने अपनी मातृभाषा को बेच दिया है। और मातृभाषा को बेचने का मतलब तुमने अपनी मातृभूमि को बेच दिया है, और इन दोनों को बेचने वाला ये माना जाता है कि उसने अपनी माँ को ही बेच दिया है। और ये स्कूल जो पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट के रूप में जाने जाते हैं, कॉन्वेंट का मतलब ही होता है अनाथ आश्रम। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ आप देख लेना पुरानी डिक्शनरी में, अनाथ आश्रम। वो बच्चे जो अनैतिक रूप से जन्म लेते थे, जब उनके माता पिता उन अपने बच्चों को पालने में थोड़ी सी शर्म महसूस करते थे, तो बच्चे को जन्म देते ही चर्च के बाहर घंटी बजा के छोड़ आते थे। और जैसे ही छोड़ आते थे, उन बच्चों को जो बाहर निकलता था चर्च के, वो जब उठाता था वो माना जाता था फादर। और ऐसे बच्चों की परवरिश करने के बाद जहाँ शिक्षा मिलती थी उसका नाम होता था कॉन्वेंट। यानी अनाथ बच्चों के स्कूल का नाम कॉन्वेंट है। और आप बच्चों के नाथ होकर के भी अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को भेजते हैं। कितनी दुर्दांत हमारी कहना चाहिए अपने आप से अपेक्षाएं हैं। फिर उसके बाद अनाथ आश्रम में आपके बच्चे पहुंचने लग गए, हिंदी बोलने पर पाबंदी लगने लग गई, और टाइमिंग वो कर दिया जानबूझ करके कि तुम अपने धर्म ध्यान को कर ही ना पाओ। पर्युषण पर्व जैसे जब पर्व आते हैं, अष्टानिक पर्व आते हैं, उस समय जानबूझ करके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि तुम्हारे बच्चे बमुश्किल साल में 10 दिन के लिए धर्म ध्यान सीखते थे वो भी ना सीख पाए। ये मिशनरीज का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी तुम अपने बच्चों को कम से कम अपने हाथ में रखना चाहते हो तो कम से कम इतना सीख जाओ कि बच्चों को हाथ से बाहर किस स्कूल में भेजना है। और उनका टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगा। ना तुम सुबह का भोजन करा पाओ उनको, ना तुम शाम का भोजन करा पाओ, क्योंकि दोपहर में 2 बार वो करके आएंगे, शाम को तुरंत करेंगे नहीं, रात में भी करेंगे और सुबह करेंगे नहीं। इसका मतलब तुम्हारे लिए पूरी तरह से तुम्हारे अहिंसक विचारों से, अहिंसक आचारों से बेदखल करने का इनका पूरा षड्यंत्र चलता है। और तुम उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं पब्लिक स्कूलों में भेजने का प्रयास करते हो। आप लोग चाहो तो मुहिम चला सकते हो कि नहीं, टाइमिंग स्कूल का वो हो जिसमें हमारे बच्चे हमारे जो कुलाचार है उसका पालन कर सकें। ये कुलाचार का मतलब ये मत समझना कि किसी प्रकार से कोई दकियानूसी विचारधारा है। ये आपके जीवन को और आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का बहुत अच्छी स्वस्थ जीवन शैली है। और इस जीवन शैली से यदि आप बेदखल हो गए तो अपने बच्चों को बड़ा होने के बाद से माँ डॉक्टरों की चक्कर तो लगवा सकते हो, कभी जिनालय के पास जाने का अपना मन में याद नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में भगवान सिर्फ डॉक्टर होगा? अरे जो साक्षात भगवान थे, जिनके चरणों में डॉक्टर भी आके स्वस्थ होते थे, उनके पास जाने के लिए आपको मात्र रविवार भी नहीं बचा है। आज बमुश्किल कुछ लोग ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़े हुए तुम्हारे बरखुरदार अभी अपने घर में लेटे हुए हैं और वो घर रखा रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पर आकर के बैठ गए हो।
है बिल्कुल। ये साइंस ऑफ स्लीपिंग, साइंस ऑफ ईटिंग नहीं फॉलो करने के पीछे कितने सारे आपके पहलू जुड़े हुए हैं, आपको समझिए। इसलिए आज का विषय हमें जानबूझ के लेना पड़ा। अब जब ये वाली बात आ जाती है और इसका पालन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके बच्चे अक्सर एक मन में फितरत रखते हैं, क्या करें, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं। पित्तः पंगु कफः पंगु पंगव मलधातवा वायु यंत्र नियंत्रे तत्व वर्षंति मेघवत। ये आयुर्वेद का एक सूत्र है कि पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ा है और सारी धातुएं उपधातुएं लंगड़ी हैं, लेकिन वायु जिनको पैर दे देती है वो मेघ के समान नाचने लग जाते हैं, बादलों के समान नाचने लग जाते हैं। अब देखो कैसा है, बात पित्त कफ ये तीनों हर व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन जब आप लेट नाइट जाग रहे हैं अथवा साइंस ऑफ स्लीपिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं अथवा साइंस ऑफ ईटिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका बात उखड़ गया। अब या तो किसी की पित्त प्रकृति है तो पित्त संबंधी बीमारियां लेकर के आएगा। कई लोग बोलते बोले महाराज जी आज कैंसर बहुत आम क्यों हो गया? ये कैंसर पित्त रोग है। और पित्त वर्धक चीजें आप मसाले चटपटारे खूब खाते हैं और बात बिगाड़ लेते हैं, तो पित्त को जब बात का प्रकोप लगता है तो कैंसर के रूप में बिना सिगरेट पीने वालों को भी कैंसर आज आम हो गया है, बिना तंबाकू खाने वालों के लिए भी कैंसर होने लग गया है। सुन रहे हो? अभी सुन रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक इन 40 दिनों में सरकार की तरफ से बहुत सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें कैंसर का टेस्ट भी कराने की लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के टेस्टिंग होने वाले इन 40 दिनों में। 3 प्रकार के कैंसर, जिनमें से 2 महिलाओं संबंधी हैं और 1 सबके संबंधी है, उस कैंसर की जांच होने वाली है। और आप पाएंगे कि कितने लोगों में कैंसर की संभावना निकल सकती है। इन्हीं 40 दिनों में होने वाला है। सरकार ने मुहिम छेड़ी 3 दिन पहले, 20 तारीख से, 20 फरवरी से। हाँ, शुरू हो गया ना? हाँ, बस होगा। अब देखो, इस कैंसर के लिए एक तो आपकी रेगुलर रूटीन भी उत्तरदायी है। दूसरा, माइक्रोवेव ओवन। हर घर में माइक्रोवेव होंगे, इंडक्शन कॉइल होंगे, आने की संभावना होगी, क्योंकि मॉड्यूलर किचन आपके हो गए हैं, तो मॉड्यूलर किचन होने के बाद मॉडर्नाइज चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। माइक्रोवेव ओवन के बारे में बहुत अच्छी बात आपको बता दें, एक लेख आया था, उस लेख के बारे में अंत में लिखा था, वो बता देना आपको कि किसी को अपने यदि दुश्मन से बदला लेना हो तो ज़्यादा कुछ ना करे, उसको एक माइक्रोवेव भेंट कर दे, वो भी खुश हो जाएगा और तुम भी खुश हो जाओगे। क्यों? ये माइक्रोवेव ओवन में कोई हीट नहीं होती, कोई ईंधन नहीं होता। पहले हर वस्तु को बनाने के लिए किस प्रकार की ईंधन पे पकाना, ये सब विज्ञान होता था कि यदि आपको हलवा बनाना है तो किस लकड़ी की ईंधन पे बनाओ, यदि आपके लिए नमकीन बनाना है तो किस लकड़ी की ईंधन पर। अब लकड़ियाँ तो गई, सिर्फ गैस आ गया था, वो भी गया, मतलब अग्नि गई, और अग्नि सिर्फ पंचम काल तक रहती है, छठे काल में अग्नि पाई नहीं जाती है। और तुमने यदि अग्नि का समापन यदि पंचम काल में ही कर दिया तो समझ लीजिए तुमने छठे काल को सबसे पहले आमंत्रण दे दिया। और छठे काल में कोई धर्म कर्म नहीं, व्यक्ति को काट मार के खाने पीने वाला हो जाएगा, वो आज होने लग गया। अग्नि को बचा के रखो। और ये माइक्रोवेव इंडक्शन में कोई अग्नि नहीं है, कोई हीट नहीं है। अब सोचो यदि उसमें हीट होती तो वो इंडक्शन कॉइल की जो ऊपर की प्लेट प्लास्टिक की होती है वो गर्म नहीं होती, ऊपर का पानी पूरा खौलने लग जाता। ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक वस्तु का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, चाहे वो सॉलिड चीज़ हो चाहे वो लिक्विड चीज़ हो, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उस हिसाब से वो सेट रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी रेज निकाली जाती हैं, ऐसे वेव्स होती हैं जिनके माध्यम से उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, और उसके घर्षण के माध्यम से वहाँ पर चीज़ें गर्म होती हैं। यदि उसकी गर्मी के माध्यम से गर्म होती है तो सबसे पहले प्लास्टिक कॉइल वो जल जाती है। जब इतना हैवी टेम्परेचर इतने सेकेंड्स में हो जाता है तो वो जलती क्यों नहीं? इंडक्शन के ऊपर की प्लेट प्लास्टिक की, वो क्या वज्र की बनी हुई है क्या? अरे प्लास्टिक की प्लेट नहीं गर्म हो पा रही और तुम्हारा पानी खौलने लग गया, तुम्हारी चीज़ें। और ये क्यों बना था माइक्रोवेव ओवन? हम आपको इसका इतिहास बता दें 2 मिनट में। 1946 में इस माइक्रोवेव ओवन का दूसरे नाम से आविष्कार हुआ था, वो भी रूस में। और रूस में माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। एक व्यक्ति क्या, एक सरफरा था, कोई वैज्ञानिक नहीं था, एक सरफरा व्यक्ति क्या करता है, एक मैग्नेटिक ट्यूब थी उसमें करंट फ्लो करता है, और जैसे वो करंट फ्लो करता है
तो क्या देखता है, उसके जेब में रखी चॉकलेट पिघलने लग जाती है। अब जब टेम्परेचर माइनस में है और जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई, तो उसने कहा ये क्या माजरा है। सोचा हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ हो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर किया उसने ऐसी, तो आसपास कुछ मक्के के दाने रखे थे, वो फूटने लग गए। बोले ये क्या है, कल चॉकलेट पिघल गई, आज मक्के के दाने फूट गए। ओ ये बात है। तो उसने एक कांच का बॉक्स लिया, उस ट्यूब को कसा और चीज़ें रखी और करंट फ्लो किया, तो वो चीज़ें गर्म होने लगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इस सरफरे व्यक्ति से वो आविष्कार तुक्के में हो गया। उसने उसका नाम दिया रेडिएशन कुकर। क्या नाम दिया? अब रेडिएशन शब्द सुनते ही आप भागते फिरोगे। 1946 में रूस में रेडिएशन कुकर नाम से माइक्रोवेव का आविष्कार हुआ और 1976 में रूस ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव इतने आने लग गए। क्योंकि इसके लिए ये जो करते हैं, इनके लिए 4 चीज़ें उपहार में मिलती हैं, बालों का झड़ना, दांतों का सड़ना और कैंसर। तो उन्होंने बैन कर दिया 1976 में। लेकिन सारे भारतीय सरफरे शताब्दी जब 21वीं लग गई तो अपने घर में नाम बदल करके ले आए रेडिएशन कुकर, जिसका नाम था माइक्रोवेव ओवन। किसी को अपने दुश्मन से बदला लेना हो तो भेंट कर देना, और खबरदार तुम्हें अपने आप से बदला लेना हो तो तुम जानो, कभी भी साधु के लिए इंडक्शन और माइक्रोवेव में बना हुआ अथवा गर्म किया हुआ पानी, भोजन, आहार कुछ मत देना, नहीं तो मुनि हत्या का पाप लगेगा तुम सबको। सुन रहे हो? मुनि हत्या का पाप लगेगा। तुम्हारे घर से एक मुनि महाराज बन नहीं पाए, लेकिन मुनि हत्या का पाप तुम लगाओगे तो कितना बड़ा दुर्दांत कार्य तुम कर लोगे। और लगता है कि तुम्हें मुनि हत्या का पाप भी ना लगे तो कम से कम श्रावक बचेंगे, तब तो मुनि बच पाएंगे। तुम श्रावक हत्या का पाप भी मत लगा लेना। और पहले ही बार में अपने घर पहुंचते ही इसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना, किसी दूसरे को भेंट भी मत करना, नहीं तो उसकी हत्या का पाप लगाओगे तुम। सुन रहे हो? माइक्रोवेव और इंडक्शन कॉइल, ये पहले ही बार में घर से बाहर कर देना। अब एक और दूसरा कारण है जो आपके घरों में कैंसर के लिए बहुत बड़ा बाबा तैयार हो चुका है। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे केमिकल फार्मिंग के माध्यम से सब्जी, फल, अनाज आते हैं। हाँ, ये तो कारण है ही, लेकिन फिर भी ये जो रासायनिक खेती के माध्यम से आने वाले फल, अनाज हैं, ये तो कैंसर के लिए कारण है ही। लेकिन फिर भी इन सब्जी, फल, अनाज में बहुत कुछ जो खेत में बाहर सूर्य का प्रकाश लगता है, पानी से वो धुल जाते हैं, हवा से को डाइल्यूट हो जाते हैं, ये फिर भी कैंसरस हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कैंसरस है रिफाइंड तेल।